हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम इरिगेशन के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसके पहले 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर में पहला चैप्टर बताया हुआ है और दूसरे लेक्चर में सेकंड चैप्टर वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में बताया है। तो ये आपका वन शॉट वन चैप्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम थर्ड चैप्टर को लेके आए हैं, जिसमें हमको पढ़ना है हाइड्रोग्राफ और रन ऑफ कैचमेंट एरिया। इन सब के बारे में आज हमको पढ़ना है। ये हमारा वन शॉट वन चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इरिगेशन इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग का आज ये थर्ड चैप्टर है। जो कि हमारे चैप्टर आज क्या है, हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब क्या हो जाएगा? जलीय चक्र, कैचमेंट एरिया मतलब आवाह क्षेत्र और रन ऑफ मतलब अपवाह। हिंदी वाले ध्यान देंगे। जलीय चक्र और फिर आवाह क्षेत्र और अपवाह। ये क्या हमारा आज का नेक्स्ट चैप्टर है जो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जानेंगे कैचमेंट एरिया क्या होता है, फिर रन ऑफ, और इसी में आपका रेनफॉल है। रेनफॉल क्या होता है, उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं उसका, और रन ऑफ को जो कारक होते हैं, इफेक्ट करने वाले कारक होते हैं, उनके बारे में, और फिर कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेन गेज क्या है, उनको बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। थोड़ा स्पेस कम होने के कारण ये हमको मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, आप जान जाइए कि याद रखिए क्या थर्ड चैप्टर ये है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, जलीय चक्र क्या होता है। जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, वहाँ पे भी पढ़ा होगा आपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारे साइकिल्स होते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है, जैसे पेड़ों द्वारा मतलब कि ऑब्जर्व किया जाता है, मनुष्य द्वारा निकाला जाता है, फिर पेड़ों द्वारा नाइट्रोजन जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है, तो वो एक साइकिल वहाँ पे बनता था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जलीय चक्र, जल कैसे बनता है, कैसे पृथ्वी पे जल आता है और फिर कैसे ऊपर जाता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, हमारे सी में हुआ, पेड़ पौधे के रूट्स में हुआ, इन सब में क्या होता है, जल ऑलरेडी उपस्थित होता है हमारे ग्राउंड लेवल पे। मतलब कि जो वाटर लेवल है, पृथ्वी के नीचे जल है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो वाटर कैसे जाता है, इवेपोरेट होके बादल बनता है, बादल फिर बन के फिर कैसे पृथ्वी पे आता है, और क्या क्या मतलब प्रोसेस होते हैं, ये हमारा क्या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। तो बात करते हैं हम कि पहले एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, उन टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ एक ऐसे हम एरिया मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये हमारा कुछ एरिया है, और ये हमारा कुछ समुद्र मान लेते हैं। यहाँ पे है क्या है, ये सी। यहाँ पे क्या है हमारा
कुछ पेड़ बने हुए हैं, ठीक है, सॉरी, ये हमारे कुछ पेड़ बने हुए हैं। और अब क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा बादल है, ये क्या हमारा क्लाउड जिसको हम बोल देते हैं क्लाउड हो गया हमारा ये बादल। और फिर बादल से क्या होगा, देखिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बादल से हमारी क्या होती है, वर्षा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, वर्षण बोलते हैं, वर्षण, प्रेसिपिटेशन। ये हमारा बादल से वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद पानी क्या होता है, ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल हो गया। एक मिनट आप लोग रुकेंगे। तो हम शुरू करते हैं, वो कॉल आ गया था इसलिए थोड़ी देर आपको रुकना पड़ा। हम चलते हैं आगे। तो क्या हम बता रहे थे, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है, जीएल जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। और कुछ ये इस तरह से मान लेते हैं हमारा, ये कुछ वाटर लेवल हमारा, ठीक है, वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल जिसको हम बोलते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, कुछ जहाँ तक हमारा पानी हमेशा पृथ्वी के नीचे बना रहता है, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड वाटर टेबल और वाटर लेवल में बहुत अंतर होता है, ये हम आगे आपको बताएंगे कि वाटर लेवल और वाटर टेबल में एक शॉर्ट्स के माध्यम से बताएंगे कि क्या अंतर होता है दोनों में। तो ठीक है, तो क्या हमारा वर्षा हुआ, जब वर्षा हुआ तो वर्षा होने के बाद क्या होगा, ये पानी हमारा ग्राउंड लेवल पे आएगा। जब ग्राउंड लेवल पे आएगा तो ग्राउंड लेवल हमारा कुछ ऊबड़ खाबड़ है, एकदम ना प्लेन है ना ढालू ढलान पे है, क्या है, ये हमारा ऊपर ऊबड़ खाबड़ है। तो ये यहाँ से पानी आने के बाद जब वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद ये पानी कुछ हमारा इस तरह से बह के कुछ चला जाएगा, ठीक है। और ये जो वाटर बह के जा रहा है, ठीक है, ये जो वाटर बह के जा रहा है यही हमारा रन ऑफ कहलाता है। क्या रन ऑफ कहलाता है, रन ऑफ कहलाता है। और कुछ पानी क्या होगा हमारा फिल्टर करके, मतलब कि इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, क्या होगा हमारा पृथ्वी के अंदर चला आएगा, ये हमारा इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। इनफिल्ट्रेशन, ये हमारा इनफिल्ट्रेशन होता है। इनफिल्ट्रेशन मतलब अंतःश्रवण होता है, अंतःश्रवण, हिंदी वाले भी ध्यान देंगे, ठीक है। क्या होगा, पानी हमारा ऊपर से वर्षा हुआ, वर्षा होने के बाद ग्राउंड लेवल पे आया, ग्राउंड लेवल पे कुछ पानी तो हमारा बहते हुए चला जाएगा। बहते हुए कहाँ जाएगा, नदी हुआ, नाला हुआ, तालाब हुआ, चला जाएगा वहाँ पे। और कुछ पानी जैसे क्या होगा, जब अनइक्वल हमारा प्लेन है, अनइक्वल प्लेन तो कुछ पानी रुकेगा, और रुकेगा तो कहाँ जाएगा वो पानी, हमारा फिल्टर करके, मतलब कि रिसन होके वो ज़मीन के अंदर फिर जाने लगेगा, तो वो हमारा इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। मतलब कि हमारा वाटर का पृथ्वी के अंदर रिसन होके आने की प्रक्रिया को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। एक इसी से मिलता जुलता और एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं परकोलेशन।
ठीक है। ये क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो हमारा वर्टिकली आता है, क्या वर्टिकली आता है, लेकिन इनफिल्ट्रेशन पर्कुलेशन क्या होता है, पर्कुलेशन को हिंदी में बोलते हैं श्रवण। ठीक है, ये हमारा मिट्टी के साथ क्या होता है, मिट्टी के ऊपर हमारे पृथ्वी ग्राउंड लेवल होगी, ग्राउंड लेवल से फिल्टर करके मिट्टी के साथ ये क्या होता है, आता है नीचे। और ये जो पर्कुलेशन होता है, श्रवण होता है, ये हमारा क्या होता है, ये उस मिट्टी से छन के फिर नीचे चला जाता है। कहाँ पे, वाटर, ये मतलब कि वाटर टेबल के नीचे जाने की क्रिया हमारी ये पर्कुलेशन कहलाती है। और पृथ्वी से लेके वाटर टेबल तक आने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। अब जब पानी यहाँ पे आया, यहाँ पे बादल कैसे बनेंगे, बादल बनने के लिए हमारा सी से पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है, क्या होता है, इवेपोरेट होता है। एक होता है इवेपोरेशन, एक होता है ट्रांसपीरेशन, ये दोनों मिलते जुलते वर्ड्स है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है और इवेपोरेशन, तो पहले इवेपोरेशन देख लेते हैं हम। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, हमारा जो हमारा स्रोत सोर्स होता है, वाटर सोर्स होता है, वाटर सोर्स जब हमारा पानी वाष्प बन के जाता है ऊपर की तरफ, बादल बनता है, तो वो हमारा इवेपोरेशन कहलाता है। लेकिन जब यही जो वाष्पीकरण की क्रिया हो रही, यही क्रिया पौधों के जड़ों से होगी, पौधों के जड़ों में तो हमारा पानी होता है, मतलब कि ग्राउंड में पानी होता है, पौधों के जड़ों के पास पानी होता है। जब यही क्रिया क्या होता है, वाष्पीकरण की जो क्रिया है, ये पौधों के जड़ों से जो पानी निकल के वाष्पीकरण होके जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा ट्रांसपीरेशन। हिंदी बता दें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये होता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। और इवेपोरेशन मतलब होता है वाष्पीकरण, क्या, वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, पेड़ पौधे खुद से जो पानी उत्सर्जित करते हैं वो वाष्प बन के क्या करता है, जाता है, बादल का निर्माण करता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसपीरेशन कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। और जो हमारा क्या होता है कि जो वाटर सोर्सेस होते हैं वहाँ से जो पानी इवेपोरेट होके जाता है वो हमारा इवेपोरेशन कहलाता है। ये कुछ इसमें वर्ड्स थे जो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि रन ऑफ क्या होता है, पानी का सरफेस पर बहना रन ऑफ कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह फिर ये पर्कुलेशन हो गया, पर्कुलेशन। ठीक है, ये इन्फिल्ट्रेशन हो गया, वाटर टेबल हो गया, रन ऑफ हो गया, क्लाउड हो गया, वाष्प, ये हमारा प्रेसिपिटेशन हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया, और ये हमारा इवेपोरेशन हो गया। आई होप कि ये हाइड्रोलॉजिकल क्या होता है, यहाँ से पानी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके क्या जाएगा, बादल बनेगा, बादल का निर्माण करेगा। फिर बादल जब तापमान कम होगा, बादल बन के निर्माण हो गया, फिर तापमान कम होने के कारण फिर वहाँ पे बारिश होगी, बारिश होने के बाद फिर ये पृथ्वी पे आएगा, फिर कुछ पानी बहते हुए नदी नालों में चला जाएगा, कुछ पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू ज़मीन के नीचे चला आएगा, पर्कुलेशन के थ्रू ज़मीन के नीचे चला आएगा। जब ज़मीन के नीचे आएगा तो फिर क्या होगा, ये ज़मीन के नीचे जो आ गया ये पेड़ पौधों के रूट्स में, हमारे जड़ों के पास चला गया, और ये जो है हमारा रन ऑफ वाला पानी ये हमारा वाटर सोर्सेज जो है उसमें चला जाएगा। तो जब वाटर सोर्सेज में और हमारे ज़मीन के नीचे आ गया, फिर ये पानी इवेपोरेट होगा, ट्रांसपीरेशन इसका होगा, फिर ये बादल का निर्माण करेगा। तो ये एक साइकिल बन रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक साइकिल का निर्माण कर रहा है। तो यही हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है, जलीय चक्र कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे फिगर बना के अच्छे से एक एक पार्ट्स के बारे में समझा सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, पर्कुलेशन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, और रन ऑफ क्या होता है। इन सब के बारे में आप अच्छे से डिटेल में समझा सकते हैं अगर एग्जाम्स में ये आता है। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, इससे क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको एक अच्छा नंबर देके जाते हैं अगर आपको इसके बारे में अच्छे से ज्ञान है तो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ। यहीं हम एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, रन ऑफ हम यहीं पे देख रहे हैं। ठीक है, रन ऑफ, रन ऑफ क्या होता है उसको हम देख लेते हैं।
हाँ, तो रन ऑफ हमने देख लिया। अब रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कुछ होते हैं, ठीक है, जो रन ऑफ को प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, जो ये रन ऑफ होता है, रन ऑफ हुआ, रन ऑफ मतलब क्या हुआ, जो पानी हमारा ज़मीन पे है वो बहता हुआ क्या कर रहा है, नदी नालों में तालाबों में चला जा रहा है, तो ये हमारी क्रिया रन ऑफ कहलाती है। अब इसके बाद देखते हैं रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। रन ऑफ हमारा अपवाह क्या होता है वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अपवाह जो देखते हैं फिर बताते हैं आपको। रन ऑफ, ठीक है। अब रन ऑफ क्या होता है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि रन ऑफ हमने आपको बताया कि वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद कुछ पानी पृथ्वी पर बहता हुआ चला जाता है नदी नाले तालाबों में, समुद्रों में, और कुछ पानी रिसन करके क्या चला जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो जो पानी हमारा सरफेस पर बहता है वो हमारा रन ऑफ कहलाता है, बहता हुआ नदी नाले तालाबों में जाता है वो हमारा रन ऑफ कहलाता है। तो रन ऑफ अगर आपको पूछता है कि रन ऑफ क्या होता है, ठीक है, तो रन ऑफ टोटल वर्षा में से, ठीक है, टोटल वर्षा में से जो पानी की हानि हो रही है, मतलब कि पानी जो नीचे चला जा रहा है इनफिल्ट्रेट करके, उसको माइनस कर देंगे तो वो हमारा रन ऑफ कहलाता है। इसको mm में हम नापते हैं, ठीक है। क्या आता है रन ऑफ, पहले तो टोटल रेन की बात करें, टोटल वर्षा की बात करें तो क्या होता है रन ऑफ, जो पानी हमारा सरफेस से बह रहा है वो, और प्लस लिख सकते हैं कि जो पानी का ह्रास हुआ है, जो पानी का लॉस हुआ है, ठीक है, वाटर लॉस लिख सकते हैं इसको, जो लॉस होकर हमारे ज़मीन के नीचे चला गया वो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारी वर्षा कहलाएगी। और यहीं पे टोटल वर्षा में से जो पानी टोटल हमारा हुआ है, सॉरी, हाँ, टोटल जो वर्षा हमारी हुई है उसमें से क्या करते हैं, वाटर लॉस को हम माइनस कर देते हैं, वाटर लॉस को माइनस कर देंगे तो ये हमारी रन ऑफ कहलाती है। ठीक है, ये कभी कभी आपको आ जाता है, ये चीज़ पूछ लेता है, या फिर आप अगर थ्योरी लिखते हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए ये बहुत ही कामगार होता है। ये फार्मूला अगर लिख देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है एक अच्छा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है और आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक रन ऑफ कोफिशिएंट भी आता है, अपवाह, क्या बोलते हैं, अपवाह गुणांक, रन ऑफ कोफिशिएंट। वो क्या होता है, रन ऑफ कोएफिशिएंट। ये क्या होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, रन ऑफ अपॉन में टोटल रेन, टोटल वर्षा जो हुई है वही हमारी रन ऑफ कोफिशिएंट कहलाती है। ये हमारा कुछ बात हुआ रन ऑफ के बारे में, रन ऑफ कोफिशिएंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रन ऑफ, अपवाह को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, उनके बारे में अब हम देखते हैं क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ, रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक। अब इनमें बात करते हैं कि रन ऑफ कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, पानी जो बहता हुआ है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला, वर्षा की तीव्रता या अवधि, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, वर्षा की तीव्रता या अवधि।
अब आप कहेंगे सर जी ये क्या मतलब, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया सर। तो हम आपको बता दें कि वर्षा की तीव्रता किस प्रकार से रन ऑफ को प्रभावित कर रही है। ये कुछ यूँ प्रभावित कर रही है कि अगर वर्षा हमारी बहुत तेज़ हो रही है तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा पानी बहेगा, रन ऑफ हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी बहुत तेज़ी से बहेगा, और अगर लंबी वर्षा हुई, बहुत देर तक वर्षा हुई, तो भी मेरा पानी बहता हुआ चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से प्रभावित करता है कि इससे अपवाह हमारा जो रन ऑफ होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्षेत्र का आकार। क्षेत्र का आकार, अब ये किस तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, क्षेत्र का आकार, क्षेत्र हमारा कैसा है, उबड़ खाबड़ है, समतल है, वो भी हमारा रन ऑफ को प्रभावित करता है। अगर उबड़ खाबड़ है तो पानी रुक जाएगा, वो फिल्ट्रेट हो जाएगा, तो रन ऑफ हमारा कम हो जाएगा। और अगर जो हमारा क्षेत्र है, फील्ड है, जो एरिया है, वो हमारा क्या कहते हैं कि अगर प्लेन होगा तो पानी जल्दी से बहता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हमारा प्रभावित करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है इसमें, शेप ऑफ कैचमेंट। अब कैचमेंट, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कैचमेंट की। कैचमेंट मतलब क्या होता है, आवास क्षेत्र। आवास क्षेत्र का आकार, आवास क्षेत्र की आकृति। ठीक है, शेप ऑफ कैचमेंट एरिया, इसका क्या मतलब। अब आपको यहाँ पे जानना है कैचमेंट एरिया क्या होता है। तो कैचमेंट एरिया हम आपको बता दें, कैचमेंट एरिया यहीं पे बता देते हैं। जो कैचमेंट एरिया होता है, हमारा पानी क्या करता है, बरसता है। पानी बरसने के बाद क्या होता है, कुछ इस तरह से हमारे जो कैचमेंट एरिया होता है, ये हमारा एक पत्ती नुमा संरचना होती है, जिसमें हमारा ऐसे ढेर सारे, आप पत्ती देखते होंगे तो ऐसे कुछ बना रहता है पत्तियों में। ठीक है, ये क्या होता है, ये कुछ पत्ती नुमा संरचना आपको दिख रही है। यहाँ पे रिजर्वायर, ये इसको रिवर बोल देते हैं, ये हमारा रिवर हो गया। उसके बाद क्या होता है, वाटर शेड लाइन, ये हमारा होता है, ये है वाटर शेड लाइन। और उसके बाद ये हमारा जो होता है, ये जो पत्तियों की पंखुड़ियाँ, ये जो दिख रही हैं, ये ढेर सारी हमारी दिख रही हैं, ये क्या होती हैं, ये हमारी धाराएं होती हैं, जिनसे होते हुए हमारा पानी क्या होता है, नदी या तालाबों, समुद्रों, जहाँ भी जाना होता है वहाँ पे जाता है। ये रिवर है, यहाँ से होते हमारा पानी क्या होता है, चारों तरफ से क्या होगा, चारों तरफ से, या एक इस वह एरिया होता है जिसमें चारों तरफ से पानी आकर, जहाँ एक ऐसा एरिया जिसका पानी इकट्ठा होकर किसी एक नदी तालाब में जाता है। जैसे आपके मान लीजिए पास में कोई तालाब है, आपके गांव में कोई तालाब है, और कितने एरिया का पानी उस तालाब में आता है, जितने एरिया का पानी उस तालाब में आ रहा है, वही किसी भी माध्यम से, नाली हो, कोई भी गड्ढा हो, उसके थ्रू अगर पानी, जितने भी एरिया का पानी वहाँ पे आ रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया। वही एरिया जितना का पानी का तालाब में हमारे आ रहा है, वही हमारा कैचमेंट एरिया कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा कैचमेंट एरिया होगा। ये स्ट्रीम होती है, वही धाराएं हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। ये होता है कैचमेंट एरिया। तो आई होप कैचमेंट एरिया आपको समझ में होगा। अब यहाँ पे देखते हैं आवास क्षेत्र की आकृति। ठीक है, आवास क्षेत्र की आकृति, अगर ये आकृति गड़बड़ है तो ये भी क्या करता है, हमारे रन ऑफ को प्रभावित करेगा। अगर जैसे क्या होता है कि एक ऊपर चढ़ता हुआ है, नीचे जाता हुआ है, अगर नीचे जाता हुआ रहेगा, जहाँ हमारा रिवर है उसकी तरफ जाता हुआ रहेगा, तो रन ऑफ हमारा जल्दी होगा। लेकिन अगर ऊपर चढ़ता हुआ ऊंचाई पे है तो रन ऑफ हमारा कम हो जाएगा। ये है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर जो हमारे रन ऑफ को प्रभावित कर सकता है नेक्स्ट, वो स्थलाकृति। स्थलाकृति वही हमारी कि
जो हमारी पृथ्वी है उसकी आकृति कैसी है, ज़्यादा ढालू है या फिर ऊंचाई पे है, तो वो भी हमारे रन ऑफ को प्रभावित करती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है आवास क्षेत्र की ढाल, वही हमारा कैचमेंट एरिया। इसकी ढाल कम है कि ज़्यादा है, ढाल ज़्यादा रहेगी तो पानी बहुत तेज जाएगा तो रन ऑफ बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में आ जाता है मृदा की संरंध्रता। क्या? मृदा की संरंध्रता, पोरोसिटी। मृदा की अगर पोरोसिटी अधिक है तो आवास क्षेत्र उसका जो अपवाह है रन ऑफ वो कम हो जाएगा। अगर संरंध्रता अधिक नहीं है, संरंध्रता कम है, तो रन ऑफ हमारा मतलब कि अधिक हो जाएगा। संरंध्रता का मतलब आई होप कि आप समझ रहे होंगे। पोरोसिटी की बात कर रहा है, पोरस है, ज़्यादा पोरस है तो पानी जल्दी से नीचे हमारा इन्फिल्ट्रेट करके चला जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप कि कैचमेंट एरिया आपको समझ में आया होगा। तो कैचमेंट एरिया बताने की जरूरत आपको नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट क्या आता है? वानस्पतिक आवरण, भूमि की दशा। बहुत सारे हैं, भूमि की दशा, और 8 वानस्पतिक आवरण। इसी प्रकार 9th नंबर पे आ जाता है हवाओं की दशा। अगर हवाएं, जैसे हमारा रन ऑफ इस तरफ हो रहा है, हमारे तरफ रन ऑफ इस तरफ हो रहा है और हवा इस तरफ बह रही है हमारी, तो क्या कहता है ये भी हमारे रन ऑफ को प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अवमृदा कारिसन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे 9-10 पॉइंट्स हैं जो हमारे रन ऑफ को प्रभावित करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर खुद से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक। हम नेक्स्ट बात करेंगे कि रेनफॉल क्या होता है। ठीक है, रेनफॉल और टाइप्स ऑफ रेन गेज, जो हमारे रेनफॉल होते हैं उनको कैसे मेजरमेंट, जो हमारी वर्षा होती है उनको कैसे मेजर करते हैं, वो हमारा अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या कि रेनफॉल। रेनफॉल, वर्षा का होना हमारा रेनफॉल कहलाता है। वर्षा जो होती है वो हमारे, देखिए वर्षण एक होता है, दूसरी वर्षा होती है। वर्षण मतलब वर्षा होने की क्रिया हमारी वर्षण कहलाती है, और वर्षा जो होती है वो वर्षा रेनफॉल कहलाती है। ठीक है, तो ये हुआ रेनफॉल। अब रेनफॉल को कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, कैसे मापेंगे, अब कितनी वर्षा हुई उसको कैसे मापेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक इसी में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो हम आपको बता दे रहे हैं कि एवरेज एनुअल रेनफॉल। अगर कभी कभी आता है कि एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होता है, एवरेज एनुअल रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है? ये जो औसत लिया जाता है, कई सालों का एक औसत लिया जाता है कि इतने सालों में इतनी वर्षा हो रही है और आगे इतनी वर्षा होने की, इतने सेंटीमीटर वर्षा होने की संभावना है, वो हमारी एवरेज एनुअल रेनफॉल कहलाती है। ये जो होता है ये पिछले 35 सालों का आंकड़ा डाटा लिया जाता है और उनका एवरेज फाइंड आउट किया जाता है। जो वो वर्षा आती है, जो जितनी सेंटीमीटर वर्षा आती है, उसी के बेसिस पे हम आगे का क्या आकलन करते हैं, कितनी वर्षा हो सकती है, आज की डेट में इतनी वर्षा हो सकती है। तो इसमें आपको ये 35 वर्ष याद रखने की ज़रूरत है। ये क्या करता है कि जब आपके अगर कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे आने की ये चांसेस होते हैं। पिछले 35 वर्षों का आंकड़ा ले जाता है, फिर वहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे मापते हैं।
माप तो रहे लेकिन कैसे मापते हैं, अब उसके बारे में हम देखते हैं उसको। इसके लिए रेन गेज होते हैं, वर्षा मापी जिसको हम बोलते हैं क्या, वर्षा मापी। वर्षा मापी अब कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उनको देखते हैं। जो अगर रेन गेज की बात करें, रेन गेज क्या होता है कि वर्षा मापने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं उसे रेन गेज कहते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रेन गेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेन गेज, वर्षा मापी के प्रकार। जनरली वर्षा मापी जो हमारी होती है ये दो प्रकार की होती हैं। पहला ऑर्डिनरी और, ठीक है, ऑर्डिनरी या फिर सेल्फ रिकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं क्या, ऑर्डिनरी या फिर नॉन रिकॉर्डिंग, ऑर्डिनरी या फिर नॉन रिकॉर्डिंग, या फिर इसी को साइमंस रेन गेज, इनको हम तीन नामों से जानते हैं, ऑर्डिनरी रेन गेज, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और साइमन रेन गेज। ये तीन नामों से हम जानते हैं एक रेन गेज को। और नेक्स्ट हमारी आती है इसी में, जिसको हम बोलते हैं क्या कि सेल्फ रिकॉर्डिंग, या फिर इसी को हम बोल देते हैं ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रेन गेज। ठीक है, इसी को हम ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रेन गेज या फिर सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ऑर्डिनरी, नॉन रिकॉर्डिंग या फिर साइमंस रेन गेज क्या होते हैं, सेल्फ रिकॉर्डिंग या ऑटोमेटिक रेन गेज क्या होते हैं। तो नाम से पता चला नॉन रिकॉर्डिंग। यहाँ पे पहले इसको देखेंगे सेल्फ रिकॉर्डिंग, फिर ये आपको समझ आए। इसी का जस्ट अपोजिट ये होता है। सेल्फ रिकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें ये एक जार नुमा होता है, कंटेनर नुमा होता है, जिसको क्या करते हैं हम खुले में कहीं ले जाके रख देते हैं। जैसे छत पे ले जाके आप रख दिए, आज सुबह 8 बजे अगर आप रखते हैं तो कल सुबह 8 बजे 24 घंटे पे, ठीक है, हाँ 24 घंटे पे क्या करते हैं हम चेक करते हैं कि इतनी वर्षा हुई, और उसी हिसाब से हम मापते हैं कि इतने सेंटीमीटर आज वर्षा हुई है। उसी का औसत हम लेते हैं जो जब हम एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालते थे। तो क्या कहता है सॉरी, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिक लगा होता है, ये मैकेनिकली होता है, जिसमें क्या कहता है ये खुद रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, इसमें ले जाके ऐसे छत पे रख देते हैं। मान लीजिए आपके आज वर्षा हो रही है, आपके छत पे 8 बजे आप ले जाके रख दिया आपने, और वो खुद से एक ग्राफ रहेगा वो मापता रहेगा। ठीक है, उसमें रिकॉर्ड होता है कि इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो ये हमारी सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज कहलाती है। इसकी जो थ्योरी है आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बस यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होती है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होती है। आप थ्योरी इसको बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वयं रीडिंग को स्वयं रिकॉर्ड करता है, ये हमारी सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज होती है। और ये स्वयं नहीं रिकॉर्ड करता है, इसको आप जाके बार बार एक दिन में कम से कम 3-4 बार आपको जाके देखना पड़ेगा कि हाँ इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई। ठीक है, तो ये हमारी जाके हमको खुद जाके रिकॉर्ड करना पड़ता है कि इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो ये हमारी नॉन रिकॉर्डिंग या फिर ऑर्डिनरी या फिर साइमन रेन गेज कहते हैं, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं रेन गेज। ठीक है, जो साधारणतः रेन गेज यूज की जाती है वो कौन सी रेन गेज होती है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। ठीक है, ये हमारी रेन गेज आजकल यूज की जाती है। अब सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज में भी हमारे 3 प्रकार के रेन गेज होते हैं। कौन कौन से रेन गेज होते हैं उनके देख लेते हैं, इसी में यहीं पे हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला बुकेट, क्या बुकेट रेन गेज। बुकेट रेन गेज पहला हो गया। सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज की बात कर रहे हैं, उसमें 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारा वे टाइप रेन गेज। इन सब की थ्योरी आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं, एग्जाम भी आपका बहुत पास है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट होता है फ्लोट टाइप रेन गेज। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप्स के रेन गेज हो गए।
किसके, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज के 3 प्रकार हो गए कि रेन गेज कौन कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, ये तो हमारा हुआ रेन गेज के बारे में। इसमें कुछ होता नहीं, एक जारनुमा संरचना होती है जिसमें जो ऊपर से खुला रहता है और नीचे से बंद रहता है, ठीक है। कैसी संरचना होती है, तो कुछ इस तरह, जैसे आप जार जानते हैं ना, इस तरह से कुछ ऊपर से ये खुला रहता है, नीचे से बंद रहता है, और ये किसी बर्तन में पात्र में रखते हैं और यहाँ पे रीडिंग लिखी रहती है, ठीक है। यही जाके हम क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई। लेकिन जब यही हमारा सेल्फ रिकॉर्डिंग होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली लगा रहता है, ठीक है। ऐसे उसमें सिस्टम कर जाता है कि वो ऑटोमेटिक पता चल जाए, वो खुद नाप ले कि इतने सेंटीमीटर वर्षा हो गई है, ठीक है। जब ये पानी भर जाता है तो पानी हमको पलटना पड़ता है, ठीक है। पानी पलट के फिर से इसको रखना पड़ता है, तो फिर हम सबका एवरेज लेते 3-4 बार दिन में जाके फिर हम देखते हैं इसको। 8 से 8 24 घंटे में हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे रेन गेज के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट हमने क्या एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग रेनफॉल रिकॉर्ड्स, जो हम रेनफॉल रिकॉर्ड रख रहे हैं, हमने क्या एवरेज एनुअल रेनफॉल पढ़ा। एवरेज एनुअल रेनफॉल हम क्यों रखते हैं, हम रिकॉर्ड्स क्यों रखते हैं पुराने सालों के, उसके क्या लाभ हो सकते हैं, आगे कितनी वर्षा होगी उसका हम जांच कर सकते हैं। फिर आगे बाढ़ आने मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नहीं है, इन सब का को ब्यौरा निकालने के लिए पिछले के रिकॉर्ड्स हमको रखने पड़ते हैं। पिछले रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम आज के रिकॉर्ड्स का अनुमान लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ इतनी वर्षा हो सकती है अब की बार, ठीक है। इसी के बेसिस मौसम विज्ञान के लोग देखते होंगे आप, जब वर्षा होती है तो मौसम विज्ञान के लोग क्या बताते हैं, न्यूज़ आप अगर देखते होंगे तो वहाँ पे मौसम विज्ञान के लोग बताते हैं कि हाँ इतने सेंटीमीटर वर्षा होगी, वर्षा और तेज़ होगी, कल भी वर्षा होगी, परसों भी वर्षा होगी। तो इसी बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स के बेसिस पे बताते हैं कि हाँ इतने दिन कंटिन्यू वर्षा होगी। कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ें फेल भी हो जाती है, नहीं हो पाती हैं, वर्षा नहीं होती। क्या होता है, अखबार में आप अगर पढ़ते होंगे लिखा होगा हाँ कल वर्षा होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि धूप निकल जाती है, बहुत कड़क धूप निकल जाती है। तो वो रिकॉर्ड्स कभी कभी गलत भी हो सकती है, जो अनुमान हम लगा रहे हैं अनुमान कभी कभी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमको रिकॉर्ड्स रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब लास्ट आपका यही था एक कि अब एक आपका आता है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ क्या होता है वो देख लेते हैं। टाइम और रेनफॉल के बीच में एक ग्राफ हम खींचते हैं, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं। किसके टाइम कि कितने घंटे में कितनी वर्षा हो रही है, उसी को हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं। और ये हाइड्रोग्राफ कैसे हम बनाते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं रेन गेज के प्रकार, इसी के बेसिस पे क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं। और ये ग्राफ कुछ इस तरह से होते हुए हमारी इनके इसमें का खत्म हो गया, कुछ इस तरह से हमारी हाइड्रोग्राफ बनती है, ठीक है। टाइम और यहाँ पे रेनफॉल, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोग्राफ होता है, ठीक है। एक लाइन ऐसे होती है, सॉरी, आप इसके बारे में डिटेल में बुक से पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम आपको इसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं होती। जो भी इंपॉर्टेंट थी हमने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दी, सारी चीज़ें बता दी। अगर फिर भी आपको कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में कहीं से भी प्रॉब्लम हो रही तो आपके पास हमारा नंबर है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं 7080230152, ठीक है। इस नंबर पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी अगर आपके डाउट्स हों आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपके जो आरसीसी का लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है, उसके नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं। 2 चैप्टर्स के नोट्स रह गए हैं तो वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। बाकी हाईवे के नोट्स बन रहे हैं, कुछ चैप्टर्स के नोट्स बन चुके हैं, वो अपलोड हो चुके हैं। आपके आयुष सर ने हाईवे कंप्लीट कर दिया है, वो इस टाइम सर्वे बढ़ा रहे हैं, सर्वे भी जल्दी आपको कंप्लीट हो जाएगा आपका सर्वे भी। और नोट्स सर्वे की प्रिपेयर है, बस स्कैन करनी रह गई। नोट्स स्कैन होने के बाद
आपको सर्वे का नोट्स मिल जाएगा। और आई होप शायद इसका इरिगेशन का नोट्स आपको ना मिल पाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि नोट्स प्रिपेयर किया जाए, और ऑलरेडी नोट्स हमारे पास पहले से नहीं है, इसलिए हो सकता है आपको इसके नोट्स ना मिले। तो आप बुक से नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेक्चर आप यहाँ से सुन सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि आज जितना हमने आपको बताया कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, रेनफॉल क्या होता है, एनुअल एवरेज से रेनफॉल क्या होता है, ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रन ऑफ क्या होता है, इन सब के बारे में हमने आपको बताया, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। आई होप कि आप सभी को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो भी पढ़ सके और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर तक कर सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।